नमस्ते, वेलकम, स्वागत है। और हम लोग आ गए हैं इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे की वो क्लासेस यानी कि रेलवे के वो प्रैक्टिस सेशन जिसको हम लोग पिछले कई दिनों से लगातार कर रहे हैं, टॉपिक वाइज कर रहे हैं, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है, आपकी जो तैयारी है, वो इतनी ताकतवर और इतनी मजबूत हो जाए कि जब आप रेलवे के एग्जाम के हॉल में बैठे हों, पेपर के सामने हों, तब आपको ये ना लगे कि यार कुछ छूट गया है ना। तो यदि इतनी तैयारी, इतना जबरदस्त ताकत लेकर पहुंचे कि हम लोग अपने एग्जाम को क्रैक कर ले जाए, बस साथ सहयोग चाहिए इतना कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, जो कि आप कर भी रहे होंगे, फिर भी उसके बाद भी मैं आपसे रोज कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सीक्वेंस में जो हम लोग बातें कर रहे हैं, जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट मैंने चुने हुए हैं, वो है हम लोगों का इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट को आज करेंगे। और आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है पोस्ट मौर्य एज, यानी कि मौर्य उत्तर काल, मौर्यों के बाद का वो समय जिसमें मौर्य साम्राज्य का पतन हो रहा है और उसके बाद जो कई सारी डायनेस्टीज आती हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा वो इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों के पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो उनकी तैयारी करते हैं, उनको पढ़ते हैं और अपने आप को इतना पॉलिश्ड कर लेते हैं कि एग्जाम में जाए तो बस हम ही हम रहे, हम ही हम चमके और हमारा भविष्य भी चमक जाए। तो अपने इन सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज का सेशन शुरू कर रहा हूं और आपके सामने पहला सवाल आ रहा है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग। ठीक, शुंग वंश ये भी मौर्योत्तर काल का ही है। और हम लोग ने पिछली क्लास में जब पढ़ा था मौर्य वंश, तो हम लोग ने वहां चर्चा किया था कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, हु वाज द लास्ट रूलर और लास्ट किंग ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो हम लोग ने वहां पर बात किया था कि दैट वाज बृहद्रथ, वो बृहद्रथ था, हु वाज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंग, जिसे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मार दिया गया था। तो उसी शुंग वंश की बात कर रहा है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। और अभी हम लोगों ने जो चर्चा किया उसमें हम लोगों का आंसर मिल गया और आंसर है हम लोगों का डी ऑप्शन, यानी कि पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अपने अंतिम राजा बृहद्रथ को मार दिया गया है और ये एक तरीके की राजनीति में क्रांति है। देखिए, हुआ ये कि अशोक के बाद जो ढेर सारी परेशानियां, खासकर धर्म को लेकर, खासकर राजतंत्र में वो जो ताकतवर राजा का बैठना, संप्रति की बात तो याद भी नहीं आता कि कोई ताकतवर राजा गद्दी पर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ने लगा है और जिसकी वजह से लगातार राजनीति में जो स्थिरता चाहिए थी, जो स्टेबिलिटी चाहिए थी, वो गायब होती जा रही है। और इन्हीं सारी परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए अमात्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार दिया और एक नए वंश की स्थापना की। कुछ नाम और दिए गए हैं, जैसे बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार जो हम लोगों का ए ऑप्शन दिया हुआ है, ये हम लोगों का वो किंग है जिसे हम लोग मानकर चलते हैं या ये माना जाता है कि ये हर्यक वंश का संस्थापक है। ही वाज फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। ठीक, महापद्मनंद की अगर बात करें तो महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का महान शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये नाम ही इतना बड़ा है और इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि इसके लिए कुछ कहना, कुछ बताना कहीं ना कहीं मुनासिब नहीं रह जाता है, लेकिन फिर भी हम सब लोग जानते भी हैं और याद भी कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनैतिक गुरु चाणक्य की सहायता से स्थापित किया था। धननंद, महापद्मनंद का जो 8वां बेटा है, धननंद की जो कुरीतियां हैं, धननंद का जो कुशासन है, धननंद ने जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को एकदम तोड़ मरोड़ सा दिया है, उससे आजादी चाहती है जनता, इसीलिए वो चंद्रगुप्त मौर्य का साथ देते हुए एक नए वंश को जन्म देने में सहयोग करती है। अगले सवाल पर चलते हैं, जो 2 नंबर का सवाल है और सवाल है, हु कंपोज्ड मिलिंद पहो? मिलिंद पहो एक किताब है कि रचना किसने की है? अश्वघोष ने, नागसेन ने, नागार्जुन ने या कौटिल्य ने? तो देखिए, मिलिंद पहो, हुआ यह कि जब मौर्य वंश का पतन हो गया, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इस किताब के उत्तर को भी देख लेते हैं। मौर्य वंश के पतन के बाद यूनानी शासकों का आक्रमण फिर से शुरू हो गया था।
चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में सेल्यूकस ने आक्रमण किया था 305 ईसा पूर्व में, आप लोग जानते ही हैं। सेल्यूकस से पहले सिकंदर ने आक्रमण किया था। सेल्यूकस के आक्रमण के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच समझौते हो गए हैं, वैवाहिक रिश्ता भी बन चुका है। तो आक्रमण जो यूनानियों की ओर से होना था वो रुक गया है। लेकिन जब मौर्य वंश का पतन हो गया तो फिर ये आक्रमण शुरू हो गया। सेल्यूकस के ही एक वंशज है जिसे हम लोग डेमेट्रियस के नाम पर जानते हैं, उसके द्वारा आक्रमण कर दिया गया। डेमेट्रियस कुछ ही दिन शासन कर पाया, वो मर जाता है और उसके मरने के बाद उसका छोटा भाई जिसे मेनेंडर कहा जाता है वो राजा बनता है। वो भारत का पश्चिमोत्तर प्रांत जो आजकल पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसे हम लोग सियालकोट या साकल, उस जमाने में साकल, आजकल के जमाने में सियालकोट कहते हैं, वो सत्ता का केंद्र बन गया है। और इसी दौरान अगर देखें तो मगध में भी राजनीतिक परिवर्तन था, मौर्य वंश को हटाया जा चुका था और कहीं ना कहीं शुंग वंश के बारे में ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया जाता है कि ये ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दे रहा है। तो बौद्ध धर्म के लोग कहीं ना कहीं मगध और जो अब तक राजाश्रय प्राप्त कर चुके थे पलायन कर गए। तो उनमें से एक नाम है नागसेन का। तो नागसेन जो इस सवाल का हमारा उत्तर भी है, तो नागसेन भी निकल पड़े हैं और नागसेन पहुंच गए हैं मेनेंडर के दरबार में, जिसको वो मिलिंद कहकर पुकारते हैं। अब मेनेंडर बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ सुनता है, उसके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी जाग जाती है और वो अब नागसेन से बौद्ध धर्म को लेकर ढेर सारे सवाल पूछता है। तो नागसेन के द्वारा अब मिलिंद को या मेनेंडर को जो सवाल के जवाब थे वो दिए गए और इन्हीं सवाल जवाब को जब कंपाइल कर दिया गया तो नाम दे दिया गया मिलिंद पहो, जो आपका सवाल में बनता है। तो आंसर है हम लोगों का नागसेन। ध्यान रखिएगा, नागसेन के ठीक नीचे आप देख रहे होंगे तो एक नाम और है जो भी नाग से ही शुरू हो रहा है और उसका नाम है नागार्जुन। लेकिन नागार्जुन और नागसेन दोनों अलग अलग लोग हैं, दोनों लोगों का अपना अलग अलग ड्यूरेशन है। नागार्जुन कनिष्क के दरबार के बहुत बड़े बौद्ध विद्वान हैं। महायान शाखा जो है वो माना जाता है कि इनके द्वारा ही उसकी शुरुआत की जा रही है। और बाकी लोगों के नाम देखा जाए तो देखिए ए ऑप्शन में लिखा हुआ है अश्वघोष, है ना। अश्वघोष की अगर बात करते हैं तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार के एक बहुत बड़े विद्वान हैं और राजकवि भी हैं। इनके द्वारा बुद्धचरित, सौंदरानंद, सूत्रालंकार, शारिपुत्र प्रकरण जैसे काव्य और नाटक लिखे जा रहे हैं। अश्वघोष की जो प्रसिद्ध रचना है वो बुद्धचरित है, जो कि एक संस्कृत में काव्यात्मक रूप से गौतम बुद्ध पर लिखी गई किताब है। नागार्जुन की अगर बात करते हैं तो नागार्जुन शून्यवाद, जिसे एक फिलॉसफी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको निहिलिज्म के नाम पर जाना जाता है, तो ये शून्यवाद के जनक बताए जाते हैं। नागार्जुन शून्यवाद के जनक है। इनकी किताब को हम लोग माध्यमिका सूत्र या माध्यम कारिका के नाम पर जानते हैं। कौटिल्य की अगर बात करते हैं तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं और जब इन्होंने किताब लिखी अर्थशास्त्र तो ये अपना परिचय कौटिल्य के नाम से कराते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हम लोगों का 3 नंबर का सवाल है, हु वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ शकास, यानी शकों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। ठीक, अब हम लोग पहले इस लाइन को मिटा दे तब हम लोग आंसर करें, ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो हम लोगों का आंसर गलत हो जाएगा, है ना। चलिए, तो शकों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। चस्टन, रुद्रदामन, रुद्र सिंह थर्ड या नहपान। ये सभी शकों के ही नाम है, ध्यान रखिएगा, चारों नाम जो है ये शकों के ही हैं। भारत में शक का जो प्रवेश है, शक जाति का जो प्रवेश है, ये चीन से निकलने वाले लोग हैं जो कि सेंट्रल एशिया के रास्ते से भारत में, यानी अफगानिस्तान वाले रास्ते से भारत में आ रहे हैं। और भारत में जब आते हैं तो ये अलग अलग शाखाओं में बट जाते हैं, एक उज्जैन की ओर बढ़ जाते हैं और एक नासिक की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक, उससे कर कोई खास मतलब नहीं है, सवाल जो पूछ रहा है उसका आंसर ढूंढा जाए। तो शकों का सबसे प्रसिद्ध शासक, शकों का सबसे जो ताकतवर शासक है वो हम लोगों का बी ऑप्शन है, जो कि रुद्रदामन है। तो हम लोगों का आंसर रुद्रदामन है। रुद्रदामन के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इसने सातवाहन वंश के राजाओं को पराजित भी किया है। वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी जो सातवाहन शासक हैं, उनसे इनका युद्ध होता है जिसमें पुलमावी पराजित हो जाते हैं, दोनों के बीच समझौता हो जाता है, वैवाहिक रिश्ता भी बन जाता है। तो
रुद्रदामन के बारे में भी बताया गया कि इन्होंने जो गुजरात में जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील था, उस झील का मरम्मत कराने का भी काम किया है रुद्रदामन के द्वारा। रुद्र सिंह थर्ड के, अच्छा रुद्रदामन के बारे में एक और बात बता दे, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील के पास ही एक अभिलेख भी लिखवाया हुआ है, एक स्टोन पिलर पर उसने अपना अभिलेख लिखवाया है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक, और चूंकि ये झील जो सुदर्शन झील है ये आपकी जूनागढ़ में आती है, इसलिए इसे जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है। और ये भारत का पहला ऐसा अभिलेख है जो कि संस्कृत में लिखा गया। ये रुद्रदामन की विशेषताएं थी जो हम लोग बात कर रहे थे। रुद्र सिंह थर्ड की अगर बात करें तो रुद्र सिंह थर्ड जो नाम सी ऑप्शन में दिया गया है, ये शकों का अंतिम राजा है। रुद्र सिंह थर्ड को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा पराजित कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, और उज्जैन, चस्टन, रुद्रदामन और रुद्र सिंह थर्ड, इन लोगों का जो शाखा है ये उज्जैन से ताल्लुक रखते हैं, उज्जैन के शक वंश से आते हैं। तो उज्जैन जो इन लोगों का प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था, अब वो गुप्त वंश के हाथ में चला जाएगा और गुप्तों की दूसरी राजधानी को स्थापित कर दिया जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा उज्जैन। ठीक है ना। नहपान ये नासिक से, नासिक वाली शाखा से ताल्लुक रखने वाले शक राजा है। अगले सवाल पर चलते हैं जो 4 नंबर का सवाल है, और 4 नंबर का जो सवाल है वो सवाल है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? Who was the founder of सातवाहन डायनेस्टी? अशोक, सिमुक, हाल, वासुदेव। तो देखिए सातवाहन वंश, इसको कुछ किताबों में अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की ओर लिख भी देता हूं तो सातवाहन लोगों को आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ किताबों में आंध्र सातवाहन भी कहा गया। ये शब्द आंध्र सातवाहन इसलिए लगाया गया क्योंकि सिमुक से पहले सातवाहन वंश के बारे में कोई जानकारी मिलती ही नहीं है, या ये कह लीजिए इस इलाके के ही बारे में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। जो भी जानकारियां है वो सातवाहन वंश से ही निकल कर आ रही है। ठीक है, अब आंध्र को मिटा देते हैं तो आगे की बात करते हैं। तब तक आपसे सातवाहन जो शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जिस राजवंश के वाहन को 7 अलग अलग देवताओं के जो वाहन है ना, वो लोगों के द्वारा उसको ताकत दिया जा रहा है या खींचा जा रहा है। और इस वंश के संस्थापक के तौर पर जिस व्यक्ति को याद किया जाता है वो है सिमुक, यानी जो हम लोगों का बी ऑप्शन है। ठीक है, कुछ किताबों में इसे सिमुक कहा जाता है और कुछ जगहों पर सिमुक की जगह पर सिंधुक भी लिखा हुआ है। ठीक है, इससे परेशान मत होइएगा, हमने इसीलिए दोनों नाम लिख दिया है, सिमुक या सिंधुक। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस वंश का संस्थापक जो है वो सिमुक है। सिमुक के बाद सातकर्णी आ रहा है, नहीं सिमुक के बाद कर्ण है, कर्ण के बाद सतकर्णी है, कई सारे नाम है। और अगर देखें तो सी ऑप्शन में एक नाम हाल भी आ रहा है। ये भी सातवाहन वंश का प्रसिद्ध राजा है, एक शांति प्रिय राजा है। गाथा सप्तशती जैसी किताब जो है, जो कि प्राकृत भाषा में लिखी जा रही है, वो राजा हाल के ही द्वारा लिखी जा रही है। राजा हाल ही वो राजा शासक है सातवाहनों का जो सीसा, जिसे लिड कहा जाता है, उसके सिक्के चलाने का काम कर रहा है। अशोक जो है मौर्य वंश का महान शासक है, और राजा हाल और सिमुक के बारे में तो हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया। वासुदेव जो है ये आपका कण्व वंश से ताल्लुक रखने वाला शासक है। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, हु स्टार्टेड शक एरा? शक संवत की शुरुआत किसने की? विक्रमादित्य, कनिष्क, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन ने। ठीक, तो ध्यान रखिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी जो 20 सितंबर को आरओ वाला भी सवाल हुआ है, उससे जुड़ा हुआ एक शक संवत से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो देखिए ये सारे वो सवाल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में घूम टहल के आते ही रहते हैं। अब हम लोगों के सवाल पूछा जा रहा है हम लोगों के सामने स्क्रीन पर, शक संवत किसने शुरू किया? पहली बात तो सवाल यह आता है कि शक संवत शुरू कब हुआ है? तो ध्यान रखिएगा शक संवत की शुरुआत 78 एडी में, ठीक है, 78 ईस्वी में हुआ है। एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है जिसे हिंदी कैलेंडर कहा जाता है वो इसी शक संवत पर चलता है।
और इसी हिंदी कैलेंडर का जो पहला महीना आता है, यानी शक कैलेंडर का जो पहला महीना चलेगा, वो होता है चैत्र का महीना, जो कि मार्च और अप्रैल के बीच में शुरू होता है। ठीक है ना। और इस शक संवत की शुरुआत करने वाला जो राजा है, उस राजा को हम लोग कहते हैं कनिष्क। ये कुषाण वंश का राजा है और 78 ईस्वी में जब एक गद्दी पर बैठा है तो इसने शक संवत की शुरुआत की। ठीक, एक और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक संवत और पूछा जाता है और वो संवत है हम लोगों का विक्रम संवत। विक्रम संवत, ठीक है ना, ये भी पूछा जाता है तो इसको भी याद कर लेते हैं। तो विक्रम संवत शुरू हुआ है हम लोगों का 57 बीसी में। देखिए कुछ किताबों में 58 बीसी भी लिखा मिलेगा। ठीक, उससे परेशान मत होइएगा, 58 बीसी से परेशान मत होइएगा, ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा। 57 अगर है तो 57 बीसी को ही टिक करिएगा क्योंकि यही सही है। इस विक्रम संवत की शुरुआत किसने की है? तो विक्रम संवत की शुरुआत किया था उज्जैन के राजा ने। उस राजा का नाम क्या था मालूम नहीं है, लेकिन उस राजा की उपाधि विक्रमादित्य थी। भारत का पहला राजा था वो जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसीलिए इसे विक्रम संवत कहा जाता है। इस संवत को विक्रमादित्य नाम के राजा ने या विक्रमादित्य की उपाधि नाम के राजा ने इसलिए शुरू किया था क्योंकि उसने इस साल शकों को पराजित करके उज्जैन पर एक बार फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, जो कि उसके पूर्वजों का राज्य माना जा रहा है। तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ है, शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग चलता है वो इसी शक संवत पर चलता है। और ध्यान रखिएगा जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल में विक्रम संवत को स्वीकार किया गया है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे एक और नाम लिखा हुआ है चंद्रगुप्त, सिर्फ चंद्रगुप्त लिखा हुआ है और हम मानकर चलते हैं कि ये गुप्त वंश का वो राजा है जिसे चंद्रगुप्त प्रथम कहा जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा एक संवत चलवाया गया है जिसे हम लोग गुप्त संवत के नाम पर जानते हैं। इस चंद्रगुप्त के द्वारा एक संवत चलवाया गया है जिसे हम लोग गुप्त संवत के नाम पर जानते हैं। याद रखिएगा इस बात को, गुप्त संवत के नाम पर जाना जाता है और यह शुरू हुआ है 319 ईस्वी में। ठीक है, तो 3 संवत लगे हाथ हम लोगों ने पढ़ लिया। विक्रम संवत सबसे पहले 57 ईसा पूर्व में, शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया और गुप्त संवत 319 ईस्वी में जिसे चंद्रगुप्त के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ठीक, यानी अब अगर संवत को लेकर भी सवाल आ जाए तो हम लोग आसानी से अपना आंसर दे सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं जो हम लोगों का 6 नंबर का सवाल है। Which Shak ruler got the सुदर्शन लेक repaired? यानी सुदर्शन झील की मरम्मत किस शक शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। तो ये 4 नाम है, इनमें से किस शक राजा के द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत को कराने का काम किया गया? आंसर लेते फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन करते हैं। सुदर्शन झील को जिस शक राजा के द्वारा मरम्मत करवाया गया है वो राजा कोई और नहीं है, वो रुद्रदामन। ठीक है, तो हम लोगों का जो नाम आ जाएगा वो रुद्रदामन। और अभी कुछ देर पहले हम लोग शकों के प्रसिद्ध राजा की जब बात कर रहे थे तो मैंने वहां पर उल्लेख भी किया था। ठीक है, अब देखिए 4 राजा और ये चारों के चारों राजा सुदर्शन झील से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी जब सवाल कभी पूछा गया किसी एग्जाम में तो वहां पर ये चारों ऑप्शन ऐसे नहीं थे, ये मैंने आपको इसलिए बनाकर दे दिया ऑप्शन ताकि हम लोग इन चारों नाम को जान सके क्योंकि सुदर्शन झील से जुड़े हुए हैं। कोई भी सवाल पूछेगा तो आसानी से बता देंगे, है ना। सुदर्शन झील को बनवाने का काम किसने किया? पहला सवाल जो कि अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सुदर्शन झील को बनवाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है, जो कि मौर्य वंश का फाउंडर है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इस सुदर्शन झील में, जो कि जूनागढ़ जो गुजरात का इलाका आता है, उसमें क्रैक पड़ गया है, उसमें दरार सी आ गई है। तो सबसे पहली बार यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जिस शासक के द्वारा इसको रिपेयर कराने का काम किया गया था वो था अशोक। यानी सबसे पहली रिपेयरिंग का काम भी जो किया गया मौर्य वंश के ही तीसरे राजा ने किया, जिसे अशोक कहा जाता है। आगे चलकर जब रुद्रदामन उज्जैन का राजा बना, उसका दायरा, उसका साम्राज्य थोड़ा बड़ा हो गया,
तो सुदर्शन झील में फिर से थोड़ा सा नुकसान हुआ है, और जिसे रुद्रदामन ने अपने ऑफिसर सुविशाख की सहायता से, क्योंकि सुविशाख वहां का प्रांतपति था, गवर्नर था, उसकी सहायता से उसने उसको मरम्मत कराने का काम किया। सबसे अंतिम काम सुदर्शन झील पर स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया, जो कि गुप्त वंश का राजा है। और स्कंदगुप्त के 2 ऑफिसर थे जो कि सौराष्ट्र जूनागढ़ वाला जो इलाका है वहां के गवर्नर थे, तो उन्होंने उसको रिपेयर कराने का काम किया। तो वो हुआ करते थे आपके चक्रपालित और पर्णदत्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाने का काम किया, अशोक पहली बार रिपेयर कराता है, शकों का राजा जो रिपेयर कराता है रुद्रदामन है, और गुप्त वंश का जो राजा रिपेयर कराता है वो स्कंदगुप्त है। ठीक है ना, ये सुदर्शन झील से जुड़ा हुआ सवाल है। अगले सवाल पर चलते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन इन इंडिया? भारत में सोने का सिक्का किसने चलवाया था? ये पहली बार की बात हो रहा है कि भारत में पहली बार सोने का सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया। मौर्य वंश, हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक, कुषाण वंश और गुप्त वंश। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में सोने के सिक्के चलाने की परंपरा जिसने शुरू की थी उसे हम लोग इंडो ग्रीक के नाम पर जानते हैं। यानी जो हम लोगों का बी ऑप्शन है, तो इसको ऊपर कर दिया जाए। ठीक है, यानी जो हम लोगों का बी ऑप्शन है वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा, हिंद यवन राजाओं के द्वारा। हिंद यवन राजाओं में अब देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं एक नाम बता दूंगा आपको, लेकिन वो नाम याद मत करिएगा आप लोग, क्योंकि वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पार्ट है। हिंद यवन के 2 राजा हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक राजा है डेमेट्रियस, ठीक है, और एक राजा है मेनांडर। ये दोनों ही भाई हैं, सगे भाई हैं दोनों। डेमेट्रियस बड़ा भाई है और मेनांडर छोटा भाई है। इन्हीं दोनों में से किसी के द्वारा चलवाया गया है। अब कुछ किताबों में डेमेट्रियस का नाम आ जाता है, कुछ में मेनांडर का नाम आ जाता है, लेकिन अब चूंकि ये कंट्रोवर्शियल पार्ट है, ये मैंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया, इसलिए मैं मिटा भी रहा हूं। तो डेमेट्रियस और मेनांडर के नाम हम लोगों को याद नहीं रखने हैं। ये वो लोग हैं जो कि गुप्त वंश के बाद मौर्य वंश के बाद भारत पर आक्रमण करते हैं, और जो पश्चिमोत्तर प्रांत का जो इलाका, जो पाकिस्तान वाला इलाका है, जिसमें साकल सियालकोट वाला इलाका, वहां पर रुक जाते हैं, क्योंकि यूनान से जब ये निकले थे तो उनकी सत्ता पर यूथिडेमस लोगों ने कब्जा कर लिया था, तो ये लोग भारत के होकर रह गए। तो भारत में सोने के सिक्के की परंपरा हिंद यवन राजाओं के द्वारा चलवाया जा रहा है, नाम के चक्कर में मत पड़िएगा। मौर्य वंश के जमाने में आप चांदी का, तांबे का, कांसे का सिक्का देखेंगे, लेकिन सोने के सिक्के की परंपरा की शुरुआत नहीं हुई है। कुषाणों के जमाने में सोने के सिक्के चले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुषाण वंश का एक राजा है जिसे हम लोग विम-कड़फिसेस, मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, जिसे हम लोग विम-कड़फिस, थोड़ा सा बाहर चला जा रहा है तो मैं ऊपर नीचे नाम लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, जिसे हम लोग विम, और बाकी का नाम मैं नीचे की ओर लिख रहा हूं, कड़फिसेस के नाम पर जानते हैं। ठीक है, तो कुषाणों का राजा हुआ करता था विम कड़फिसेस। ये वो शासक है जिसने सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का चलवाया है। ठीक, अब 2 सवाल हो गए। भारत में पहली बार सोने का सिक्का किसने चलवाया? इंडो ग्रीक लोगों ने चलवाया। भारत में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्के किसने चलवाया? विम कड़फिसेस, जो कि कुषाण वंश का है। कुषाण वंश का एक राजा, देखिए यहां पर अगर उल्लेख कर लिया जाए तो कनिष्क भी आ जाएगा, जिसके सिक्के, सोने के सिक्कों पर भगवान बुद्ध की आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक, और सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त वंश के लोगों ने चलवाया। यानी इस एक सवाल से हम लोगों ने 3 सवालों को सॉल्व कर लिया। अब अगर आपके सामने तीनों सवाल आ जाएंगे तो आप किसी एक को भी, जो भी पूछा जाएगा, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। किसी तरह की कोई परेशानी मुझे नहीं लगता है कि आपके सामने आने वाली है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कण्व डायनेस्टी? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, वासुदेव, सिमुक या देवभूति? तो देखिए, कण्व वंश का जो संस्थापक है वो संस्थापक है वासुदेव, जो बी ऑप्शन है हम लोगों का ये आंसर है। तो वासुदेव के द्वारा
शुंग वंश के अंतिम राजा जिसका नाम देवभूति है उसे मार दिया गया और एक नए राजवंश की स्थापना कर दी गई जिसे हम सब लोग कण्व के नाम पर जानते हैं। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक है, सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक है और देवभूति कण्व वंश के शुंग वंश का अंतिम शासक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भाई अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। हम लोगों का अगला सवाल है What was the official language of the सातवाहन डायनेस्टी? सातवाहन वंश का राजकीय भाषा या राजभाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी? ठीक। अब देखिए यहां पर पाली जो शब्द लिखा है इसका हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट नहीं लिख पाए हैं, किसी वजह से छूट गया है वो। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं पाली। वैसे कोई बहुत जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख देते हैं, बाकी में लिखा हो तो इसमें भी लिख दिया जाए, कहीं कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। ठीक है, तो पूछ रहा है सातवाहन वंश की जो भाषा है वो क्या है। तो ध्यान रखिएगा सातवाहन वंश की जो भाषा है वो है प्राकृत, यानी जो हम लोगों का सी ऑप्शन देख रहे हैं ना, सी ऑप्शन, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सातवाहन वंश की जो भाषा है वो प्राकृत है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, प्राकृत भाषा किस धर्म की भाषा थी? तो आप याद रखिएगा प्राकृत भाषा जो है वो आपके जैन धर्म की भी भाषा थी। ठीक है ना। पाली जो है ये हम लोगों के बौद्ध धर्म की भाषा है, जबकि वैदिक आर्य जो लिटरेचर लिख रहे हैं जिसे हम लोग वेद के नाम पर जानते हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो 10वें नंबर का और अंतिम सवाल है आज का वो है चरक वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ विच रूलर? यानी चरक किस वंश का राजवैद्य था? बिंबसार, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय या अशोक? तो देखिए चरक बहुत प्रसिद्ध नाम है, चरक की किताब का नाम चरक संहिता है और चरक जिसे एक राजा के दरबार में हुआ करते थे वो राजा हुआ करता था कनिष्क। कनिष्क के राजवैद्य हुआ करते थे जिनका नाम चरक था और चरक की किताब को हम लोग चरक संहिता के नाम पर जानते हैं। बिंबसार भी लिखा हुआ है, तो बिंबसार का जो राजवैद्य हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। बिंबसार का जो राजवैद्य है वो राजवैद्य है जीवक, याद होगा आप लोगों को, हम लोग ने पढ़ा था, तो जीवक हुआ करता था राजवैद्य के तौर पर, है ना। और अगर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो राजवैद्य था उसे धन्वंतरी के नाम पर जाना जाता है। धन्वंतरी देखिए मध्य मालवा के रहने वाले थे और आज भी मध्य प्रदेश की सरकार जो मेडिकल साइंस का अवार्ड देती है वो धन्वंतरी अवार्ड के ही नाम पर देती है। ठीक है, अशोक के भी जमाने में, अशोक के भी दरबार में कोई ना कोई राजवैद्य तो रहा होगा, लेकिन नाम इतना प्रसिद्ध, इतना बड़ा नहीं है जो हम लोग यहाँ पर याद करें। ठीक, तो ये फिलहाल आज का यानी कि पोस्ट मॉडर्न एज के लेकर कुछ सवाल थे जिस पर हम लोग ने डिस्कशन किया, जिस पर हम लोग ने बातचीत किया। और भी कई सारे सवालों को इन 10 के अलावा भी देखा जाए तो और भी कई सवालों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा और उसे सॉल्व भी कर लिया है। ठीक, तो आपको ये पूरा जो सत्र है, जो पूरा सेशन है, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इन्फो कैप्सूल के इस सेशन को, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगली मुलाकात में हम लोग अगले टॉपिक पर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।